नमस्कार। जैसा कि अब तक आप लोगों ने भाई साहब को तो सुन ही लिया होगा। इस बार का उनका प्रश्न इतिहास से रिलेटेड है। उन्होंने पूछा कि ये जो इंग्लिश है ये भारत में आई कैसे? ये तो यहाँ की है ही नहीं, और फिर आ तो गई, ये हम लोगों के ऊपर इस तरह से कैसे अपना विस्तार कर ली कि आज इसे सीखने के लिए एक रेस लगी पड़ी है। और जिसे नहीं आती उसे जैसे लग रहा है कि उसे कुछ नहीं आता। ये संभव कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग मिलकर ना उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, अपने बातों से या फिर कुछ एग्जाम्पल से, जैसा भी हो एक प्रयास करते हैं ताकि वो सरल से सरल तरीके से समझ सकें इस टॉपिक को। सबसे पहले जो उन्होंने ये पूछा कि ये इंग्लिश यहाँ पर आई कैसे, ये बहुत ही सिंपल है। ये हम लोग हमेशा देखते आए हैं और देखते हैं। जैसे मैं कि हमारे गांव से या फिर हमारे घर से या फिर अगल बगल पड़ोस से या फिर रिलेशन से कोई ना कोई मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जो कि अपने घर, गांव, शहर या फिर राज्य, कभी कभी ऐसा होता है कि देश से बाहर जाना पड़ता है उनको, या तो फिर नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी कारणवश से उन्हें जाना पड़ता है। इस दौरान जाते समय ये चीज़ें हम देखते हैं कि वो अपने साथ अपना लगेज वगैरह लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है लेकिन वो जाती हैं उनके साथ। जैसे में उनकी सभ्यताएं, उनकी मर्यादाएं, उनकी संस्कृति, वो सारी चीज़ें अपने साथ वो लेकर जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाएं भी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, जहाँ जाते हैं वहाँ पर तो जैसा माहौल होता है वैसा ढलने का प्रयास होता है। धीरे धीरे ढल भी जाते हैं। कुछ अच्छे गुण सामने वाले से सीख लेते हैं, कुछ सामने वाले को लगता है कि नहीं हाँ इनके अंदर कुछ अच्छा गुण है तो वो सीख लेते हैं। लेकिन इस दौरान भाषाओं का आदान प्रदान नहीं होता। वो तो तभी होता है जब अपनी जान पहचान, अपने परिचय का कोई व्यक्ति वहाँ पर मिल जाए, या फिर अगल बगल का, या फिर अपने क्षेत्र का। और जब मिल जाता है तब तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं। वो फिर स्थान मायने नहीं रखता, वो जगह मायने नहीं रखती कि हाँ हम कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं। बस फिर बात करने दो और हंसने दो जी भर के। इस दौरान एक घटना और घटती है। जो हमारे आसपास के लोग रह रहे होते हैं वो हमें ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। उनके सुनने का मकसद ये होता है कि वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से, हमारे वो बोलते हैं ना होठों से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी है। और बाद में पूछ भी लेते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, अवधी है, हिंदी है, बंगाली है, या फिर तमिल है, या फिर इंग्लिश है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश, इसी को बोलते हैं। अच्छा यार, मुझे पता नहीं थी। तो भाषाओं का आदान प्रदान कुछ इसी माध्यम से होता है। ये कोई सामान, कोई लगेज तो है नहीं कि बैग में भरा और भेज दिया, पहुंच गया। इसका आदान प्रदान का माध्यम ही यही है, और हम लोग इसे हमेशा से देखते आए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा ना कि इस तरह से फैली कैसे, इसका विस्तार कैसे हुआ, तो भाई साहब ये इतनी जल्दी का खेल नहीं है। इसको फैलने में, इसको पहुंचने में, हमारे तक पहुंचने में बहुत समय लगा, और इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग वगैरह चली थी, जिसको हम कुछ उदाहरण से, कुछ अपने समझने के तरीके से हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए ऐसा मानिए कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, जो कि पिछले 2 साल से यहाँ पर आया हूँ, रह रहा हूँ। मकसद मेरा है व्यापार करना, पैसे कमाना, और जिसकी वजह से जीवन यापन चलता रहे और आवश्यकताएं मेरी पूरी होती रहे। इस दौरान जनरली बात है कि मेरी क्षेत्रीय भाषाएं भी मेरे साथ आई, और साथ में एक अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से बिलोंग करने वाली महिला, जो कि आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिनसे मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। फिर उसके बाद हम लोग अक्सर जब भी बात करते हैं तब हम अपने अवधि में ही बात करते हैं। इस दौरान अगल बगल में रह रहे, सुन रहे लोग वो भी ये समझने लगे कि नहीं हाँ अवधि इसे ही बोलते हैं।
और ऐसे बोली जाती है। आज का समय ऐसा है कि वो धीरे धीरे सीख भी गए हैं, बोल भी लेते हैं, भाषाओं का आदान प्रदान हो गया। लेकिन अब उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये ऐसी कंडीशन कब आएगी जब ये अवधि अपनी स्वेच्छा से नहीं, इस सीखने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। अब बस थोड़ा से इमेजिन करिएगा आप कुछ समय के लिए। चलिए, मैं यहाँ पर आ गया, व्यापार चल रहा है अच्छा खासा, पैसे की कमाई हो रही है अच्छी खासी। अब मेरा मन हुआ ना, धीरे धीरे साल 2 साल हो गए, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जान गए, समझ गए। अब मेरा मन हुआ ना कि ये समझ नहीं आ रहा, ये डेली हर महीने में पैसे पाना या फिर पैसे लेना, और फिर उसके बाद अपने यहाँ घर पे या फिर अपने देश में या फिर जहाँ पर भी हमें भेजना है भेज रहे हैं, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं ऐसा चाह रहा हूँ ना कि इन सभी चीज़ों पर मेरा अधिकार हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जब मेरी ही हो जाएंगी तो फिर क्या कमाना, क्या भेजना, क्या, जब सारी चीज़ें अपनी ही हो जाएंगी तो। वो नहीं बोलते गांव में कि मैं खेत में, दूसरे के खेत में अनाज लगाया हूँ, गेहूँ की बुआई की है, और जब उसकी पैदावार हो जाएगी ना तो आधा गेहूँ उनको देनी है जिनकी ये ज़मीन है, और आधा गेहूँ मुझे लेनी है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगे कि नहीं यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आधा उनको दे रहा हूँ, सिर्फ उनकी ज़मीन है, तो क्या ऐसा करूँ कि उनकी ज़मीन अपने बस में कर लूँ, अपने अंडर कर लूँ। तो सेम फीलिंग यहाँ पर कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस पर, इन सभी पूरी चीज़ों पर मेरा अधिकार हो। अब इसको करने के लिए दिमाग में ढेर सारी थिंकिंग, ढेर सारी प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या क्या होगी? सबसे पहली चीज़, यहाँ की सत्ता में अपना स्थान बनाना और धीरे धीरे सत्ता को स्थापित करना। वो होगी कैसे? यहाँ की जनता, यहाँ की जनसंख्या जिस हिसाब से है वो मेरी मेजोरिटी में है नहीं, तो मुझे सबसे पहली चीज़ उन्हें अपने अपने मत में करना होगा। उसको करने के लिए मैं प्रयास करूँगा, लोगों तक पहुँचूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। नहीं मान रहे हो, कुछ ही लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। अब चाहे ये लोग लालचवश कर रहे हों या फिर जो भी, लेकिन और सभी लोगों को मनाने के लिए अब मेरे दिमाग में आई कि एक काम करो कि जो मान रहा है वो मान रहा है, जो नहीं मान रहा ना उसे तोड़ डालो, फोड़ डालो, उन्हें फूट नीति अपना लो। यहाँ पर तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं टूट रहे यार। अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, फिर भी इनके अंदर कैसी बॉन्डिंग है समझ नहीं आ रही, जबकि देखने में एकदम सीधे साधे हैं, शांति प्रिय हैं, इन लोगों को कल छपट आता नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर ये एनर्जी कहाँ से इतनी आती है कि ये भाई साहब टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। एक साथ ही रहना, एक साथ ही सब कुछ करना, ऐसे कैसे संभव है? एक काम करो कि इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करो, समझने का प्रयास करो, जरूरत पड़े तो अपने यहाँ से कुछ लोगों को और बुलवा लो। अच्छा, अध्ययन किया तो पता चला कि इनकी जो ताकत है ना वो आज में नहीं है, वो इतिहास में छुपी है। जैसे इनके ग्रंथ में, इनके वेद में, उन सभी चीज़ों में है इनकी ताकत। अच्छा, लेकर आओ, पढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है भाई, एक बुक में ऐसी क्या चीज़ है? बुक मत कहिए, ये लोग उसे भगवान मानते हैं, उसे पूजते हैं, समझ रहे हो आप? बुक नहीं है उनके लिए। अच्छा ठीक है, लेकर आइए, पढ़ते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आई लेकर आए गए तो पता चला कि ये सारी चीज़ें संस्कृत में हैं, मुझे नहीं आती। ट्रांसलेटर को बुलाओ, ट्रांसलेटर आया। सारी चीज़ें जब ट्रांसलेट होने के बाद जब मुझे पढ़ने का मौका मिला तो पता चला कि भाई साहब सच में यार ये तो गजब चीज़ है। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है ही नहीं। ये तो समझ लो कि एक बोलते हैं ना कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए इसे पढ़ने के बाद। ये भाई साहब गजब चीज़ है। एक काम करो कि इसमें ना त्रुटियाँ तो है नहीं, एक काम करो कि इसमें त्रुटियाँ खुद डालो, निकालो त्रुटियाँ, ढूंढ के निकालो इसमें से। नहीं मिल रही कोई बात नहीं, एक ग्रंथ को पकड़ो, उसे इतना महान बनाओ ना, इतना महान बनाओ कि दूसरे की ग्रंथ छोटी दिखने लगे, बस काम हो जाएगा। और अगली चीज़, एक तरफ तो ऐसे कर लो जिसकी वजह से सारी जनता हम लोगों के साथ आ जाएगी। उसके बाद सत्ता स्थापित होने के बाद
अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा सत्ता स्थापित हो गया, हमारा अधिकार हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कदम ये करो कि ये लोग जो है ना, आज की जनरेशन जो है ना, वो कितने दिन तक हम लोगों के साथ रहेगी? अब हम लोग यहाँ की सत्ता में आ चुके हैं, हमें यहाँ पर व्यापार करना है और हमेशा करना है। उसके लिए सबसे पहला काम हमें आने वाली जनरेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो पढ़ा लेंगे, इन्हें तो सिखा लेंगे, सर्वाइव करने के लिए तैयार कर लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगली जनरेशन आएगी, फिर उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो कि आप अगली जनरेशन को टारगेट करो, जिसकी वजह से एक क्रम टूट जाए, हमें हर एक जनरेशन को सिखाना ना पड़े। उसके लिए सबसे पहली चीज़, ये जो संस्कृत नाम की लैंग्वेज है ना, इसे पूरी तरह से इसकी प्रिंटिंग ही बंद करवाओ। हिंदी वगैरह सारी प्रिंटिंग बंद करवा दो। मैं बता रहा हूँ, आप इंग्लिश को पाठ्यक्रम में लेकर आइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकी जितनी कलाकृतियाँ हैं ना, उसे एक एक करके सारे नष्ट कीजिए, जिससे कि ये अपना इतिहास समझ ही नहीं पाए। ये कब तक जानेंगे? जब तक ये जनरेशन है, आने वाली जनरेशन न देखेगी, न पूछेगी, न जानेगी। और ये लोग बताएंगे भी तो कितने जनरेशन तक बताएंगे? एक ऐसी जनरेशन तो जरूर आएगी, वो बोलेगी यार मत बताओ मुझे, क्या करूँगा जान के वो सारी चीज़ें। आज में जियो, आज में रहो, क्या दिक्कत है? इतिहास क्या पढ़ना है? ज़रूरत ही क्या है? मुझे नहीं ज़रूरत, मत बताओ। चलो ठीक है, सुन लिया, जान लिया। एक ऐसी जनरेशन तो जरूर आएगी ना। तो सबसे पहली चीज़, इनकी जितनी सारी चीज़ें जिससे कि ये अपनी संस्कृति को, इनको उसका भान रहे, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि आपका जो कल्चर है ना, आपकी जो संस्कृति है ना, वो बहुत ही निचले क्रम की है। उससे थोड़ा सा आप लोग ऊपर उठो। जैसे में ये कौन सा तरीका है कि नहीं, यहाँ कोई आए, गुरु आ गए या फिर कोई टीचर आ गए या फिर कोई बड़ा घर का रिलेटिव आ गया, तो पता चला कि ज़मीन पर लेट गए। ये है क्या भैया? तो बोल रहे हैं कि ये दंडवत प्रणाम है, ये प्रणाम करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है एक। ये भाई कौन सा तरीका है? अरे यार, ये सब घटिया तरीके हैं। आप ऐसे बोलो ना, गुड मॉर्निंग, हेलो ब्रदर, हाय, ऐसे बोलो ना, ये स्टैंडर्ड है। इसमें देखो कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। ये कौन सी ड्रेस पहने हो, लपेट लिए, क्या बोलते हैं कि धोती कुर्ता गमछा ले लिए, बस चल दिए। अरे यार, अपडेट करो अपने आप को। देखो अच्छा खासा टाई वगैरह पहनो, ये सारी ड्रेसें पहनो, देखो देखने में कितने सुंदर लगोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे। माथे पे तिलक लगा रहे हो, चंदन टीका, जैसे वो धूल मिट्टी पोत रहे हो। ये सारी चीज़ें करने का क्या मतलब है? मेरे भाई, अपडेट करो अपने आप को, अपग्रेड हो जाओ, मॉडर्न में रहो, मॉडर्न में। और लेडीज़ों को देख रहा हूँ कि साड़ी पहन के चल रही हैं। अरे भैया, पतिव्रता स्त्री बनने की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल इंसान बनो ना, मॉडर्न बनो। मिला जुलाकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना एहसास दिलाने का प्रयास करो कि जो तुम्हारी संस्कृति है वो सही नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न बनो आप, समझ रहे हो? मॉडर्न बनो। एक बार जब ये चीज़ें इनके दिमाग में आ जाएगी ना, फिर उसके बाद काम स्वतः होने लगेगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कुछ कहने की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेंगी। अब इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद तब तक हमारे यहाँ से भी फ़ोन आने लगा कि भाई तू कर क्या रहा है? एक तरफ तो स्कूल में इनके पाठ्यक्रमों में ये सारी चीज़ें डलवा रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि नहीं, इनकी संस्कृति को चेंज करनी है, तीसरी चीज़ इनके ग्रंथों को छेड़ रहा है। क्या मतलब है इन सभी चीज़ों का? मैंने क्या बोला उनको, भाई धीरज रख ले। तू आज को देख रहा है ना, मैं आने वाले समय को देख रहा हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, देख लेना आने वाले समय में ना, ये सिर्फ कलर से और ब्लड से सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये भारतीय हैं। बाकी इनके अंदर सोचने की क्षमता, सभ्यता, वो सारी चीज़ें हमारी होंगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहो। आप एक जनरेशन को तैयार करने के लिए बात कर रहे थे, मैं आने वाली पूरी जनरेशन को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा समय तो लगेगा ना, कुछ समय दीजिए। और एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन उससे ज़्यादा मत कीजिए। एक काम कीजिए, आप वहाँ से कुछ लोगों को भेजिए जो यहाँ पर आकर अपने धर्म का, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, ताकि इनकी जो संस्कृतियाँ वो धीरे धीरे वो
एक बोल सकते हैं कि एक ख़त्म होने के कगार पे आ जाए। समझ गए? चलो ठीक है, आप इतना करो, उसके बाद निश्चिंत रहो आप और बस देखते जाओ। कुछ समय दीजिए, कुछ साल दे दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें स्वतः होने लगेंगी। ये लोग खुद अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को स्वीकार करने में शर्म करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी या फिर कोई लैंग्वेज, संस्कृत तो मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत तो छोड़ ही दो, भूल जाओ कि संस्कृत बोल पाएंगे ये लोग। संस्कृत का नाम ही मत लो। उस दिन का इंतजार करो कि जब इंग्लिश पूरी तरह से हिंदी को रिप्लेस कर देगी, उस दिन का इंतजार करो तुम, और बस देखते जाओ। ये होगा, एक दिन जरूर होगा। समझ गए? और अब ज़्यादा परेशान मत करो, जितना बोल रहा हूँ उतना कर लो। ये तो थी मेरी प्लानिंग, जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश को पूरे, देखा जाए तो पूरे इंडिया में या फिर पूरे भारत में इस तरह से स्थापित करने का काम किया, जिसकी वजह से आज आप लोग पढ़ने पर या फिर उसे समझने पर या फिर उसे सीखने पर स्वतः नहीं मजबूर होते जा रहे हो। समझ गए? और आज जो आप लोग बैठकर बात कर रहे हो ना इंग्लिश के बारे में, ये आज के 250-300-400 साल पहले ही मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तब आज आप बैठकर बात कर रहे हो इसके बारे में। और रोक सको तो रोक लो, बचा सको तो बचा लो। चलता हूँ। अब आ गई हमारी बारी। जो उन लोगों ने किया वो लोग करके चले गए, अब हमारी बारी है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इस जो मैंने जो सारी बातें कही, ये सिर्फ और सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि पूरे इतिहास को निचोड़ कर सिर्फ कम से कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसे आप अन्यथा मत लीजिएगा। यदि आपको किसी भी शब्दों से, किसी मेरे बातों से बिल्कुल भी यदि आपको चोट पहुंची हो तो मैं पहले क्षमा चाहूँगा। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि आप इसे आहत हो, लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक थी ये विचार करने योग्य है। आपको समय मिले तो ज़रूर विचार कीजिए इस पर, और इसे कैसे दूर किया जा सके उसके बारे में हम लोगों की व्यक्तिगत क्या क्या अहम भूमिकाएं हो सकती हैं, हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर विचार कीजिए और हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं कि अब भाई साहब का क्या क्वेश्चन आता है, अब और क्या सुनना चाह रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए।